और आज हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने कवि और लाफ्टर चैलेंज के हमारे एक स्टार जिन्हें हम मानते हैं, जयपुर से हमारे बीच भाई पीके मस्त जी आज हमारे स्टूडियो कवि रसिक गुप्ता स्टूडियो में शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इनके साथ दिल्ली हंसोड़ दंगल के विजेता और देश के जाने माने हास्य कवि जो अनेक टीवी चैनल्स के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचते हैं, हमारे भाई विनोद पाल यहाँ उपस्थित हैं। और इनके साथ हैं वीरभूमि राजस्थान की धरती से श्री के राजस्थानी। मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। और आज हम पीके मस्त जी जो जयपुर से हमारे बीच हैं और राजस्थान पुलिस की सेवा करते हैं, वो हमारे बीच हैं। हास्य के एक महाविद्यालय जी ने हम कह सकते हैं, उनसे हम कुछ वार्ता करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो पीके मस्त जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पुलिस की सेवा की है, आजकल आप ट्रैफिक पुलिस में हैं और कई बार ऐसी स्थिति होगी कि लोग कानून तोड़ते होंगे और आपको उन्हें डांटना पड़ता होगा, लेकिन क्या ऐसी भी स्थिति आई है कि कभी बड़े अधिकारियों ने आपको डांटा हो? बिल्कुल, ये तो आएगी। काम करेंगे तो डांट भी मिलेगी और तोड़ना और जोड़ने का काम तो पुलिस का ही नहीं है। ये काम तो आप सबका, कवियों का है और आप बखूबी इस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे यहाँ बुलाया है और शानदार काम कर रहे हैं। रसिक जी दिल्ली से जब भी मैं आता हूँ तो इनकी रसभरी कविताएं सुनते हैं। जी विनोद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं पीके मस्त जी से? मैं पीके मस्त जी से एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये हास्य के कवि आप पहले से ही थे या शादी के बाद बने? मैं अभी तक कवि नहीं बन पाया हूँ। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, बस कोशिश कर लेता है छोटे छोटे। नहीं, ये एक्चुअली इसलिए कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं बन पाया। कभी पुलिस वाले इनकी सैलरी ना काट दे कभी बनने को, कि वहां से भी तो कमा रहे हो, थोड़ा सा कम कर लो। ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कभी आपको डांट पड़ी हो और वो डांट फिर आपको घर में भी पड़ी हो तो डांट का ओवरडोज हो जाता हो, क्योंकि घर में तो अक्सर पड़ती रहती है और अधिकारियों की भी पड़ जाए तो कभी ओवरडोज हो जाती है, तो डांट कहाँ निकलती है फिर वो? आपने डांट का इतना जिक्र करा, अब तो नहीं पड़ी होगी तो भी पड़ी जाएगी। क्योंकि अब लगभग आपने 10-12 बार डांट का नाम ले दिया, अब डांट दो अपने। बहुत बढ़िया जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं के भाई पीके मस्त जी से? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको मंच पे सुन रहा हो कोई मुजरिम, अचानक वो किसी कानून को तोड़ने के अपराध में आपके सामने आ जाए, आप उसको पकड़ लेते हो, तो उसकी मन स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो क्या कहना, उसको पूरी मेरी एक लाल डायरी है, उसमें 44 कविताएं हैं और मेरे 4-5 लाइनों से आप ही सब कुछ मतलब वो लाल अपने डायरी डंडे का से नहीं, जवाब नहीं भाई साहब। वो कानून के डंडे से नहीं, आपकी कविताओं से ज्यादा डरेगा। बहुत खूब। तो रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, भेजकर महफिले शेरो सुकून में भेजकर सरकार ने। और कल एक कैदी फांसी लगा के मर गया, उसको 80 कविताएं सुनाई थी थानेदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ मस्त भैया, मैंने कई बार आपकी वो पंक्तियां सुनी है, आने वाली नस्लें थोड़ा सा असले, वो मतलब जो एक पुलिस वाला अगर ऐसी पंक्तियां लिखता है तो बहुत मर्म के साथ लिखता है। मैं चाहता हूँ वो पंक्तियां आपकी पूरा हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब सुने। उन पंक्तियों को लिखते वक्त क्या विचार था और जो मतलब आपने लिखा है भाव, बहुत अच्छा भाव लिखा है। कहाँ आपको ऐसा लगा कि आने वाली नस्लें बड़े मतलब चिंता में होती जा रही है, डिप्रेशन हो रहा है थोड़ा, ऐसा क्या लगा जो ये पंक्तियां लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? एक्चुअली मेरी मिसेज लिखती है। मैं तो नकलची आदमी हूँ और मेरे को याद करने का शौक है। तो मिसेज ने लिखी थी कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। वाह 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 भाई, आप दोनों में, विनोद जी और पीके भाई, आप दोनों के अंदर एक समानता जरूर है, इसीलिए हम हास्य विनोद हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी पत्नी लिखती है और इनकी पत्नी इनसे लिखवाती है। ये विशेष अंतर है भाई। ध्यान रखना, कभी जायदाद नहीं लिखवा। नहीं मैं पीके मस्त जी, अभी कभी आपने अपने पुलिस विभाग पर कभी कविता लिखी है सर आपने?
पुलिस विभाग पर तो स्लोगन भी नहीं लिख पाता आदमी, पर पुलिस विभाग ने इतना कुछ लिखा हुआ है, जगह जगह रोड पे लोग सुनते हैं, देखते हैं कि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो ध्यान से धीरे चले भाई। मैंने पुलिस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं। जी जी पीके भाई आपको सुनाता हूं मैं कि खाकी से है आन बान शान मेरे देश की तो, क्या बात है, खाकी से है आन बान शान मेरे देश की तो, खाक में मिलेगा वह जो भी टकराएगा, ना चोरी चकारी होगी, सूखी जनता सारी होगी, देश में दोबारा मेरे राम राज आएगा। वाह वाह। ये खुद का ना रखे ध्यान, देश पे लुटा दे जान, क्या बात। पीठ ना दिखाए गोली सीने पे ही खाएगा, एक पुण्य काम करें खाकी को सलाम करें, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा, खाकी खिलखिलाएगी तो देश खिलखिलाएगा। मैं भी पहले भाई साहब बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई आपने। मैं भी दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम करता था। मैंने दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम करने बंद कर दिए, वो भी सिर्फ पीके मस्ती जी की वजह से। अच्छा। राजस्थान में एक बार इन्होंने कवि सम्मेलन में बुलवाया भाई साहब, तो वहाँ पे बुलवाया, जब पूरे इनके पुलिस विभाग के सामने मैंने कविताएं सुनाई, तो पेमेंट का मुझे पता नहीं था। उस दिन मुझे पहली बार जीवन में पता चला कि पुलिस देती भी है। आपको तरीके का अंदाज नहीं। जी। और जब मैं ये कहाँ से देती है ये नहीं पीके पता। मस्ती जी ने तो पीके मस्जिद मेरे पास आए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीके मस्जिद आए अनुज भाई, और जब पीके मस्जिद ने मुझे खाकी कलर का लिफाफा दिया, मैं समझ गया इसमें पेमेंट है। तो मैं वो लिफाफा लेके अपना थाने के बिल्कुल बाहर निकल ही रहा था, तो मैंने जैसे ही खाकी, जब हम कोई लिफाफा फाड़ते हैं साइड से तो देख लेते हैं उसमें अंदर जो राशि है वो कहाँ तक है। मैंने बस जैसे वो खाकी लिफाफा फाड़ा ही था, पीछे से पीके मस्जिद ने गुद्दी पकड़ ली, कह रहे बेटा सरकारी कागज फाड़ दिया, अब तो अंदर चल। अब यकीन नहीं मानेंगे, 3,000 में बुलाया था, 30,000 में छोड़ा भाई साहब। तो ऐसी परिस्थिति है। मैं बतलाऊं, मैं दिल्ली पुलिस में मेरी भर्ती भी थी, मैं 2 बार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती के लिए मैंने करे हैं। मैंने आज तक वो जो दिल्ली पुलिस के जो रिटन टेस्ट का वो जो मेरे पास पास आए थे, वो अभी तक रखे हुए हैं। मैं चाहता जिस हूँ हिसाब से आपका वजन बढ़ रहा है तो पुलिस की जगह हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ विनोद भाई आप वो कविता एक बार सुना दे दिल्ली पुलिस वाली, तो हमें अच्छा लगेगा जी। कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के हमने भी फॉर्म भरे थे, एक तरह से अपने तन मन हमने मृत्यु के नाम करे थे। वाह। क्योंकि जिस दिन हमारी दौड़ थी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे मॉल टाउन में पड़ता है, जी, क्योंकि जिस दिन हमारी दौड़ थी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, और बेहोश से होने लगे थे हम तो पहले ही राउंड में। और ग्राउंड के बाहर खड़े, और ग्राउंड के बाहर खड़े पिताजी भाग विनोद चीख रहे थे, लगता उन्हें दूर के ढोल सुहाने थे। पर मेरा बड़ा भाई अपना भाई होने का फर्ज निभा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भाग मिल्खा भाग के गाने डीजे पे चला रहा था। बहुत सुंदर। और जब मेजरमेंट के लिए पुलिस वाले हमारी छाती नाप रहे थे, तब हम ख्यालों में 100 के नोट छाप रहे थे। ठीक है ना। एक बार तो दिल ने कहा विनोद हार जा प्यारे, पर हमको तो दिख रहे थे ऊपर की कमाई के नोट करा रहे। फिजिकल पास कर हम रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने लगे। नकल अलाउड नहीं थी रिटर्न टेस्ट में, सोच कर डरने लगे। पर पापा बोले घबरा मत बेटे, मैं तेरी सिफारिश लगवाता हूँ और 2 महीने के अंदर ही तुझको कांस्टेबल बनवाता हूँ। वाह क्या बात है, वाह। एक इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई। एक इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, सारी रात हुई, फिर सुबह 5 बजे जाकर 2 लाख पे तय कुछ बात हुई। वाह 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 वाह। इंटरव्यू के लिए जब हम कमिश्नर के पास पहुंचे, डिस्क्वालीफाइड कर दिया हमको, दिमाग में पड़ गई खरोचे। मैं बोला सर ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। बोला ये उसी प्रकार से संभव है जैसे ये भूमि और वो नभ है। मैं बोला पर हमने तो इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह को 2 लाख रुपए दिए थे और वो हमने रसी गुप्ता जी से 10 रुपया ब्याज पे लिए थे। बोले बेटे दिल्ली पुलिस को बदनाम करता है इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह का नाम का तो व्यक्ति तो यहाँ काम ही नहीं करता है। हार्ट अटैक सा महसूस हुआ, बेहोशी सी छाने लगी। इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह के घर पहुंचे तो साक्षात मौत नजर आने लगी। हमने इंस्पेक्टर के पड़ोसी से पूछा भैया इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह कहाँ है? बोला इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह तो वहां जहाँ तीसरा जहाँ है। मतलब साफ था कि इंस्पेक्टर तरेड़ सिंह तो मर चुका था, कोई और तरेड़ सिंह का नाम धर के काम कर चुका था। बाद में पता चला वो तो पपलू चंद हलवाई था जो पैसे लेके भागा था। टूट गए वो सपने जिनके लिए मैं रात रात जागा था। वाह 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 वाह। बहुत शानदार कविता के लिए मैं बधाई देता हूँ विनोद भाई। और के भाई आपने भी एक सेना पर आपकी एक कविता है बहुत हास्य की, मैं चाहता हूँ कि वो रचना आप सुनाएं। आज इस स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद। जैसा आपका आदेश है, उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। एक सवाल पूछ करना। लो, जरूर जरूर। थोड़ा माहौल बन जाओ। हाँ। आप देश के बड़े हास्य कवि हैं, लोग आपका ये आप सुनते ही मानते हैं। अकेले आदमी देश भी मानता है, देश भी मानता है, इसमें कोई शक नहीं है, देश भी मानता है। लेकिन कभी ऐसा अवसर आया है, आपको किसी ने कभी सीरियस लिया है? हाँ, एक बार लिया था, तब मैं आईसीयू में भर्ती था। मुझे तो लगता है शादी के वक्त ही आप सीरियस हुए होंगे। शादी के वक्त तो फिर भी आदमी खिलखिलाता है, उसके बाद जीवन भर। शादी के बाद की स्थिति। देखिए भाई, वैसे तो आप वर्दी में जाते हैं तो सैल्यूट करते हैं लोग आपको, आपकी कविताएं बड़े ध्यान से लेकिन सुनते मैं हैं। एक बात लेकिन लाइन दो कभी कह ऐसा- देता हूँ। जी जी, कभी ऐसा भी हुआ है हम्म। कि आप वर्दी ना पहन करके और श्रोताओं ने पहचाना ना और हुट कर दिया हो आप। वो तो रोज ही होता है। जैसे मैं घर आता हूँ तो मिसी जी उठ कर देती है, वो तो श्रोता है जी, जो सुनती भी नहीं है वो श्रोता वो नहीं। पहली दर्शक है जो हुट भी करती है और पेमेंट भी लेती है। पेड ऑडियंस है। जी सुनाइए। हाँ, जी ये स्वागत है, स्वागत। हाँ, एक कविता आरंभ करता हूँ। जी जी, एक बार तालियां बजा दीजिए आप। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ठीक है। तालियां कैसे बजाएं इसमें? हाँ ठीक, बजाओ। चुटकी बजा दो। जी, ऐसे चुटकी बजा, से सब ऐसे समस्या हल कर बजाते देते जी। हैं। हाँ, एक बार मैंने हाँ। वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। अरे वाह, वाह। वाह। कविता सैनिकों को बहुत पसंद आई। वाह। सभी सैनिक हंस रहे थे। हम्म। एक बार मैंने वीर रस की कविता सरहद पर सुनाई। कविता सैनिकों को बहुत बहुत पसंद पसंद आई। आई। मेजर साहब ने खुश होकर सेना में जगा दी, हाथ में बंदूक थमा दी। वाह, वाह, वाह। सभी सैनिक हंस रहे थे क्योंकि मैं और बंदूक एक जैसे दिख रहे थे। क्या बात है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। मैं और बंदूक एक जैसे दिख रहे थे। मेरी कोशिश अनवरत जारी थी। हाँ। क्या करूं, बंदूक को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे वजन से 1.25 किलो ज्यादा भारी थी। बढ़िया, ये तो बढ़िया। शुक्र है आपने टोपी नहीं पहनी, इतनी टोपीदार बंदूक होता। जी जी। बहुत बढ़िया। भाई, तभी एक सैनिक बोला, देश के लिए कभी ऐसे ही जिया करो, कुछ खाया पिया करो। वाह, 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 वाह। क्या सजेशन? मैंने कहा पीता तो रोज हूं। हम्म। अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। वाह, वाह, वाह। बढ़िया। वाह। अब तो तबीयत और खिलेगी, सेना की कैंटीनें सस्ती मिलेगी। तभी मेजर साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं तन गया। बोले बधाइयो, कभी सैनिक बन गया। वाह, 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 वाह। कविता पूरे जोश के साथ कहेगा, शर्त एक है, सेना के आगे रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं समझ गया मेरी कविता का ये आखिरी सत्र है। वाह। ये नौकरी नहीं, सीधा सीधा मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर से सैनिकों की बंदूक, सामने से आती दुश्मन की गोली। हाँ, अरे जोश आएगा कहाँ से, बोलती पहले ही बंद हो ली। बढ़िया, बढ़िया। क्या बात। घर आया, पत्नी को बताया कविता सरहद पर सुनानी पड़ेगी, समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। समझ ले बलि तो निश्चित चढ़ेगी। गहने उतार दे, चूड़ियां तोड़ ले, सफेद साड़ी लाया हूं अभी से ओढ़ ले। अरे, बढ़िया। वाह, वाह, वाह। पत्नी हंसकर कहने लगी, सच में हाँ, शहीद हो जाओगे, हाँ, लौट कर नहीं आओगे। हाँ। पत्नी के हंसने पर दिल को लगा धक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। बहुत अच्छे। बोली पेट्रोल पंप तो हो गया पक्का। तुम्हारी कविता से सैनिक बनने से अपने दिन बदल जाएंगे। अरे मुआवजे में 10-20 लाख नगद तो आएंगे। वाह, वाह। वाह, वाह। 10-20 लाख नगद तो आएंगे। पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। हाँ, पत्नी सपने संजोने लगी, मुझे नहीं भा रहा था खाना। अगले ही दिन उसने सरहद पर कर दिया रवाना। वाह वाह, वाह। वाह, वाह। मरता क्या नहीं करता, मैंने भी पूरी देशभक्ति दिखाई, कविता पूरे जोश के साथ सुनाई। वाह। वाह। मेरी कविता से सैनिकों में इतना जोश भर गया, हाँ। एक सैनिक टुकड़ी के साथ मैं भी सरहद पार कर गया। क्या बात है। वाह, वाह। मेजर साहब की तरफ देखा, बोले अभी आगे 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 और बढ़ेंगे। लाहौर में लंच, कराची में ब्रेकफास्ट, लाहौर में लंच, डिनर इस्लामाबाद करेंगे। वाह। बढ़िया। इतना सुनते ही मेरे हौसले और बड़े हो गए। एक वीर रस की कविता और सुना दी। दुश्मन के कुछ मृत सैनिक पड़े थे,
कविता के प्रभाव से उठकर खड़े होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस समस्या से निजात पाने के लिए अतिरिक्त बटालियन को उतारना पड़ा। पुनर्जीवित हुए सैनिकों को फिर से मारा। मेजर साहब ने भगाया, सीधा घर आया। घर आकर देखा मेरी स्थिति बड़ी विकट थी। घर आकर देखा मेरे लिए बड़ी विकट घड़ी थी। मेरी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। मेरी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ी थी। मैंने कहा यहाँ तो हो गया अपना, यहाँ तो हो गया अपना रामनामी सत्य हो राम गया। नाम सत्य हो गया। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाग्यवान। बोली तुम ही तो कहकर गए थे। बोली तुम ही तो कहकर गए थे लौट कर नहीं आऊंगा, इसलिए एडवांस में करा दिया पिंडदान। बढ़िया, इसलिए बनता भी। एडवांस में करा दिया पिंडदान। हाँ। तभी मैं चिल्लाया, पत्नी ने झकझोरा जगाया। मैंने था सपना पत्नी को बताया। मैंने कहा मैं कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूँ आपको। सौंप मैं दो। भी कितना अभागा हूँ, सपने में भी देश के काम नहीं आया। पत्नी बोली तुम्हारी कविता अपना असर कर गई। तुम्हारी कविता अपना असर कर गई, मृत देह में भी प्राण भर गई। अरे जंग जब होती है तो शरीर से प्राण हर लेती है, और कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर देती है। वाह 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 वाह। कविता जब होती है तो मृत देह में भी प्राण भर लेती है। तेरे लिए मैं कहता हूँ कि जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है। एक जज्बा जगह है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर। जी करता पकड़ूं अपराधी फौरन कर दूं अंदर। वाह, और दोनों कंधे पुलिस विराजे, दिल पे तग में भारी। पंच धातु की बेल्ट लगी है, थामे जिम्मेवारी। वाह 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 वाह। काफी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले। अरे सदा जयकार भारत की सवेरे शाम ही निकले। जुबान से हिंद हिंदुस्तान आठों याम ही निकले। और हिफाजत देश की करते हुए कुर्बानियां देते, मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। मेरी हो श्वास जब अंतिम उन्हीं का नाम ही निकले। और आज सारी पुलिस की ही बात चल रही है, तो मेरा भी मन है कि कविता पुलिस पर मैंने भी बात स्वागत है कि एक लड़की ने पुलिस वाले से शादी करके अपनी मांग सितारों से भर ली, लेकिन थोड़े ही दिन में उसे लगा जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर ली। क्योंकि जैसे ही पतिदेव डंडा लिए घर आते थे, मैडम के हाथ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की तरह अपने आप चलने शुरू हो जाते थे। पहले जूते उतारती, फिर आरती। पहले जूते उतारती, फिर आरती, फिर खाना। गलती से भी नहीं किया आज तक कोई बहाना। गलती से भी नहीं किया आज तक कोई बहाना। किसी भी काम में छोड़ती नहीं थी कोई कसर। केवल वही जानती थी पति भक्ति थी या डंडे का डर। बेचारी जब भी कोई फरमाइश बताती थी, डंडे को पलंग के नीचे छुपाती थी। एक बार नई साड़ी का विचार मन में आया, तभी पति का कर्कश स्वर कानों से टकराया। आवाज सुनते ही शरीर पड़ गया बिल्कुल ठंडा। पति बोला रात को ही तेल मसल मसल के तैयार किया था, अब मिल क्यों नहीं रहा मेरा डंडा। बढ़िया है। आज थाने में ईमानदारी की क्लास लेनी है, एक चोर को हैवी डोज देनी है। पट्टा पुलिस वालों को बेवकूफ बनाता है, 5 लाख की चोरी करता है 2 लाख की बताता है। सुनते ही पत्नी ने मन की इच्छा को मन में दबा दिया, दूसरे कमरे में गई और डंडा निकाल के पतिदेव को पकड़ा दिया। डंडे को देख देख के उसकी हर इच्छा दबी रहती थी। और एक बात अपनी छोटी बहन से हमेशा कहती थी, अगर बापू ना माने तो बेशक जहर खा लियो, पर गलती से भी किसी पुलिस वाले से ब्याह मत रचा लियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी किस्मत तो लगता है जन्म में सो गई, पर अचानक उस क्षेत्र की विधानसभा की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई। बस फिर क्या था, पतिदेव ने पत्नी का फोटो क्षेत्र के हर चौराहे पर जड़वा दिया और पार्टी के टिकट पर पत्नी को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। लेकिन थोड़े ही दिन में उसे भी अपना निर्णय खलने लगा और अपने तेल पिलाए हुए डंडे में झंडा टांगे पत्नी के पीछे पीछे चलने लगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बेचा हालत ये हो गई कि सुबह जिसे पकड़ के लाता था,
शाम तक पार्टी का कार्यकर्ता बता के पत्नी का छोड़ने का ऑर्डर आ जाता था। जमानत पर छुटे हुए न जाने कितने रोज दहलीज पर चढ़ते थे और सफेद कुर्ता पजामा देखते रोज हाथ जोड़ने पड़ते थे। ऐसा लगता था किसी अंधेरी गुफा में दम घुट गया। पहले हर रात रंगीन होती थी, अब तो ठेके पे जाना ही छूट गया। अब तो पत्नी का ऑर्डर ही बियर और शराब हो गई और हालत किसी सस्पेंडेड पुलिस वाले की तरह खराब हो गई। अब तो जहां भी जाता है एक ही गीत गुनाता है, जहां भी जाता है एक ही बात दोहराता है। कुछ भी कह दो, इसमें क्या शर्म आता है। उसमें है पंक्ति है। अरे ये तो आज से की चीज है, नहीं, बोलो। कोई बात नहीं, तो कटिंग हो जाएगी, एडिट हो जाएगी। हाँ। तो जहां भी जाता है एक ही बात दोहराता है। ना खुद कभी वो थी अंतिम पंक्ति, अपनी पत्नी को चुनाव मत लड़वाना। कभी अपनी पत्नी को चुनाव मत लड़ो, कोई ना, ये तो कभी अपनी बढ़िया पत्नी को बात। नेता मत बनाना। हाँ। अब तो जहां भी जाता है होठों पर रहता है एक ही तराना। अब तो बेचारा पुलिस वाला जहां भी जाता है होठों पर रहता है एक ही तराना। जिंदगी में कभी अपनी पत्नी को नेता मत बनाना। अरे जिंदगी वाह, में वाह, वाह, कभी अपनी पत्नी को नेता मत बनाना। यार मैं पर ये चाह रहा हूँ विनोद, मैं तेरी भाभी को चुनाव लड़वा दूं। तो भाई साहब इसमें चाह क्यों रहे, लड़वा दो। हाँ, लड़वाई दो। अरे नहीं यार, उससे लगता है वो एक तो लड़ाकू परवरती ठीक है है ना, तो भाई परवरती आपका तो पीछे छूटेगा ना। भाई देखो ना, जिन चीजों के मुद्दों पे आपसे झगड़ा होता है, कम से कम वो झगड़े मुद्दे वो दूसरी विपक्षी पार्टी पे तो डालेगी कि बदल जाए। ये भी तो हो सकता है वो नए नियम कानून लेके आए कि जो निकम्मे पति हैं निकम्मे? उनसे घर के सेम काम टू यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आज इस स्टूडियो में बहुत आनंद हमें महसूस हो रहा है। जयपुर से हमारे भाई पीके मस्त जी राजस्थान पुलिस की जो सेवा करते हैं वो हमारे बीच में, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच विनोद पाल जी और के राजस्थानी जी, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और पुनः आपके बीच हम जल्दी, बहुत जल्दी कुछ और कवियों के साथ आएंगे। तब तक नमस्कार।